हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू श्री जे आई एस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग। टॉपिक है इंडियाज विनिमय यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट। राइट, इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ये क्यों न्यूज़ में है ये भी हम लोग देखेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके पीछे इसके लॉन्च करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, और बाद में हम लोग इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज और मेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। कि अभी रिसेंटली ही यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी विनिमय लॉन्च किया। ये एक एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के लैंड बॉर्डर्स को स्मार्ट, सिक्योर और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सिंपल वे में समझेंगे कि विनिमय और एलपीएमएस क्या है, इसको लॉन्च करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम क्या मतलब है, इंडिया के लैंड पोर्ट्स और उनका मैनेजमेंट कैसे होता है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी मेजर स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रहे हैं, और आखिर में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये टॉपिक पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस, इन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विनिमय इज एग्जैक्टली है क्या, एलपीएमएस है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो एलपीएमएस यानी विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के सभी लैंड पोर्ट्स के ऑपरेशंस को एक ही ऑनलाइन सिस्टम में इंटीग्रेट करता है। यानी जैसे हम भारत के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, है ना, उनको इंटीग्रेट तरीके से संचालित करने के लिए हमारे पास एक बॉडी है। राइट, वैसे अभी हमने क्या किया, अभी तक हमारे जितने भी लैंड पोर्ट्स थे वो इंटीग्रेटेड तरीके से उनका कोई मैनेजमेंट नहीं हुआ था, वो होता है। राइट, जैसे जो पुराने हमारे पास अभी तक कितने 15 लैंड पोर्ट्स हैं, तो वो फ्रेगमेंटेड दिखाई देता है। जैसे एजेंसी कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेड एजेंसी कोऑर्डिनेशन है, एक्सेसिव पेपर वर्क दिखाई देता है, यहाँ पे लॉन्ग कार्गो क्लियरेंस टाइम्स, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी दिखाई देती है, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, इस तरह के चैलेंजेस दिखाई देता है जो पुराना हमारा सिस्टम है। इन्हीं सभी जो चैलेंजेस हैं इन्हीं को शॉर्ट आउट करने के लिए, इन्हीं को सॉल्व करने के लिए ये सिस्टम लाया गया है जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जैसे एयरपोर्ट और जो सी पोर्ट्स पर कार्गो और पैसेंजर का डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, वैसे ही अब लैंड बॉर्डर्स पर भी एक मॉडर्न डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल होगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर हम देखेंगे भी अंदर अभी कि जितने 15 लैंड पोर्ट्स हैं तो वो कई कंट्रीज से, जैसे म्यांमार है, बांग्लादेश है ना, तिब्बत है, इन सभी के बॉर्डर पर ये लैंड पोर्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे पाकिस्तान पे आपने देखा होगा, अब पाकिस्तान बॉर्डर पर पंजाब में, वहाँ पर भी हमारा लैंड पोर्ट दिखाई देता है जिसके माध्यम से हम अफगानिस्तान में जो सो वीट वगैरह का यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, बागा बॉर्डर जिसको कहते हैं ना। तो ऐसे ही इन्हीं सभी को क्या करना है, ये लैंड बॉर्डर्स पर भी एक अब मॉडर्न डिजिटल सिस्टम का अब इस्तेमाल करने वाले हैं। इन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम क्या करेंगे, कार्गो मूवमेंट है उनको ट्रैक किया जा सकता है, पैसेंजर प्रोसेसिंग डिजिटल हो जाएगी, गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट ऑपरेटर्स के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, है ना। तो और इसके साथ ही सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, इसीलिए इसे इंडिया के स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की फाउंडेशन माना जा रहा है। अब इसको लॉन्च करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है ये भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। इसके पीछे कई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कार्गो और पैसेंजर मूवमेंट को है ना डिजिटल बनाना। पहले लैंड बॉर्डर्स पर काफ़ी पेपर वर्क और मैनुअल चेकिंग होती थी जिससे डिले होता था, और डिजिटल वर्क फ्लो के थ्रू प्रोसेसिंग फास्ट और ट्रांसपेरेंट होगी। यहाँ पर दूसरा है, बात करते हैं स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट को रियलिटी बनाना, है ना। जैसे गवर्नमेंट का विजन है कि इंडिया के बॉर्डर सिर्फ सिक्योर ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी हों। एलपीएमएस उसी डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, है ना। यहाँ पे आप लोग देखेंगे राइट कि यहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है
तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगी, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है। जब बॉर्डर पर डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल्स ऑनलाइन हो जाएंगे तो एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट कंपनीज को टाइम और पैसा दोनों बचेगा। ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, यहाँ पर फास्ट कार्गो क्लियरेंस का मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड में स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ाना, जैसे रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। अभी देखेंगे तो क्या होता है कि ट्रक जो कार्गोस रहते हैं उनकी लंबी कतार लगी रहती है, जिसकी वजह से क्लियरेंस मिलने में बहुत टाइम लगता है, और कई बार तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की जाती हैं बहुत डिले होती हैं और ख़राब भी होती है। पेरिसेबल गुड्स बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है ना। और लास्ट इसका जो पॉइंट है, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स में, तो नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना। जब डिजिटल रिकॉर्ड्स और इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग से सस्पिशियस मूवमेंट्स को जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, जिससे इलीगल एक्टिविटीज़ और स्मगलिंग पर कंट्रोल लगेगा। इसीलिए एलपीएमएस को विकसित भारत 2047 यानी 2047 के विजन का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जा रहा है। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। यहाँ पर देखिए 3 इंजन्स ऑफ द स्मार्ट बॉर्डर इनिशिएटिव दिखाई देते हैं आपको, है ना। पिलर 1 में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्यूरोक्रेसी। दूसरे में क्या है, डिजिटल लेयर दिखाई देती है। थर्ड में क्या है, ह्यूमन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। यानी इन सभी को इंटीग्रेट किया जा रहा है इसके माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे एलपीएमएस फुली इंटीग्रेटेड विद नेशनल पोर्टल्स टू प्रोवाइड एंड टू एंड डिजिटल वर्क फ्लो, कार्गो, पैसेंजर प्रोसेसिंग। ये सब सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्टिवेटिंग द डिजिटल लेयर विनिमय एलपीएमएस, जैसे लैंड के थ्रू जो कार्गो है, एयर है, सी है, विनिमय एलपीएमएस यहाँ पर ये लॉन्च कब किया गया उसके रिगार्डिंग है, अभी 9 जून को लॉन्च किया है। सिस्टम डेफिनेशन देखें इसका, है ना। तो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एलपीएम्स में नेम्ड विनिमय इज यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम, ये सब सारी चीज़ें हैं, राइट। तो यहाँ पे मेनली हमने इसके थ्रू क्या देखा, एक तो है कि इससे क्या होगा, सिग्निफिकेंट तरीके से पेपर वर्क रिड्यूस होगा, है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनहेंस होगा और सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर अक्रॉस इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। साथ में ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी सिग्निफिकेंट तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है इसके माध्यम से। अब बात आती है कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा, है ना। एलपीएमएस कैसे काम करेगा, फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे अब इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसकी खास बातें क्या है। सबसे पहले यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, सभी लैंड पोर्ट्स एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम से कनेक्ट होंगे। दूसरा है रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी सभी में, लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एक्सचेंज होगी, मतलब किसी और ट्रक या कार्गो की डिटेल्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग से नहीं भेजनी पड़ेगी। थर्ड है नेशनल पोर्टल्स के साथ इंटीग्रेशन, एलपीएमएस को कई नेशनल डिजिटल जो पोर्टल से कनेक्ट किया जाएगा, और जैसे एंड टू एंड डिजिटल वर्क फ्लो पॉसिबल होगा। स्टेक होल्डर्स कोऑर्डिनेशन दिखाई देगा यहाँ पे, द कस्टम्स, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी एजेंसीज, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और प्राइवेट कंपनीज एक ही प्लेटफॉर्म पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर सकेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो, इसका मतलब है कि अलग अलग अप्रूवल्स के लिए अलग ऑफिसेस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, एक ही डिजिटल विंडोज के से मल्टीपल अप्रूवल्स मिल सकेंगे। और यहाँ पर साथ में एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। ये सब भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी, है ना। जैसे कार्गो, लॉजिस्टिक, पैसेंजर प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, सिक्योर रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, एलिमिनेशन ऑफ पेपर वर्क, एनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये चीज़ दिखाई देता है। विनिमय डिजिटल स्मार्ट बॉर्डर रिवोल्यूशन, है ना। डिजिटल यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर लैंड पोर्ट्स, स्मार्टर टैग, फास्टर प्रोसेसिंग यहाँ पे दिखाई, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यहाँ पे लगा होगा तो आइडेंटिफाई कर लेगा, एंड सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो, बूस्टिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिक्योर 15,106 km ऑफ बॉर्डर। हमारा जो इंडिया का बॉर्डर शेयर करते हैं कई देशों के साथ में, तो हमारा लगभग 15,000 से ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं कई कंट्रीज़ के साथ में, है ना। तो ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट से रिकॉग्निशन से क्या होगा, बॉर्डर गेट्स पर कैमरा टेक्नोलॉजी व्हीकल्स के नंबर प्लेट्स को ऑटोमेटिकली रीड करेंगे और एंट्री एग्जिट प्रोसेस को फास्ट बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो नेशनल हाईवेज वगैरह पर फास्ट ट्रैक वगैरह जो लगे रहते हैं, और तो ऐसा ही इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर भी लगा होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, पेपर वर्क कम होगा, वैसी बात है, प्रोसेसिंग टाइम कम होगा, डिलेस और कंजेशन जो है वो रिड्यूस होंगे,
ट्रेड और पैसेंजर मूवमेंट सीमलेस हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको मैनेज कौन करेगा, है ना। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि द मैनेजमेंट ऑफ लैंड पोर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जो बॉडी है इसको मैनेज करेगी सारी एक्टिविटीज को। इसके लिए एक ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट है ना। ये देखें यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट है, इसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था कब, 2012 में। अब इसका एलपीआई का क्या काम है, यानी अगर हम बात करें लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका मेनली काम क्या होता है। तो ये इंडिया के जो इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर मॉडर्न लैंड पोर्ट्स बनाना, इसी का काम है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, कार्गो और पैसेंजर के मूवमेंट को स्मूथ बनाना, ड्वेल टाइम और ट्रेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना, रीजनल ट्रेड और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को प्रमोट करना, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। मेनली जितने भी जो पोर्ट्स हैं, लैंड पोर्ट्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर इंडिया के, उन सभी को ऑपरेट करता है ये कौन, द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसके अंतर्गत ये काम करता है, फंक्शन करता है। तो होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर, है ना, क्लियर हुई होगी, राइट। अब बात करते हैं कि भारत में अभी प्रेजेंट में कितने लैंड पोर्ट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इंडिया में जो टोटल ऑपरेशनल लैंड पोर्ट्स हैं वो 15 हैं। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर अगर हम बात करते हैं, जैसे अटारी पंजाब में है, डेरा बाबा नानक पंजाब में, ये दोनों ही कहाँ पर हैं, पंजाब में आपको दिखाई देते हैं, जो पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं, ठीक। और नेपाल बॉर्डर पर अगर हम बात करें तो नेपाल बॉर्डर पर आप लोगों को जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना। बिहार में 2 हैं, जोगबानी और रक्सौल। उत्तर प्रदेश का है रुपए दिया, ये कहाँ दिखाई देता है आपको, नेपाल बॉर्डर पर दिखाई देगा, है ना। असम की अगर हम बात करें, जैसे भूटान बॉर्डर है, भूटान बॉर्डर और असम दोनों के बीच में है दारंगा, ये आपको दिखाते हैं दारंगा असम में, ठीक। इसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश बॉर्डर पर ये यहाँ पर दिखाते हैं, वेस्ट बंगाल में है। जैसे पेट्रापोल है, डॉकीज मेघालय में है, सुतरकंडी है ये असम में, गोलकगंज असम में है ना। और मानेकचर असम में है, अगरतला त्रिपुरा, सीमंतपुरा ये त्रिपुरा, ये आपको दिखाई देगा, सबरूम ये त्रिपुरा में आपको दिखाई देगा। तो ये बांग्लादेश बॉर्डर पर है। एक है म्यांमार बॉर्डर पर है, मोरे, है ना, ये मणिपुर में है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं। इंडिया और म्यांमार के बीच में जो लैंड पोर्ट है मोरे में, वो इन दोनों के बीच में दिखाई देता है, राइट। तो होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर अटारी और डेरा बाबा नानक, ये दोनों दिखाई देते हैं। नेपाल पर, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर है, ये 3 दिखाई दे। भूटान के पे है दारंगा, और मोरे जो है म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पर दिखाई देता है। तो कम से कम आप ये 2 चीज़ें, 3 पोर्ट्स हैं, इनको याद रखना है। अब स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इनिशिएटिव की बारे में हम बात करते हैं, तो यूनियन होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जल्दी ही स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इनिशिएटिव भी लॉन्च की जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बॉर्डर को ज़्यादा सिक्योर बनाना, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग को रोकना। बॉर्डर्स पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता है। अभी देखा आपने जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे थे, उस समय बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, वो उनको बाहर बाद में यहाँ से बांग्लादेश भेजा गया, है ना। स्मगलिंग जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू मॉनिटरिंग इंप्रूव करना, एलपीएमएस के साथ मिलकर एक रॉबस्ट और मॉडर्न बॉर्डर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तैयार करना। यानी भारत अब क्या है ना कि अपने बॉर्डर को बहुत तेजी से सिक्योर करने की तरफ बढ़ रहा है ना। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ह्यूमन बेस्ड मॉनिटरिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग को कंबाइन करना ही स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का कोर आइडिया है। ये आप लोगों को दिखाई देता है। अब यहाँ पर इंडिया के इंटरनेशनल अगर हम बॉर्डर की बात करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स वगैरह के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल हमारा जो लैंड है, जो शेयर करते हैं हम अदर कंट्रीज़ के साथ में, वो 15,106
10.7 किलोमीटर है, यानी आप मान के चलिए 15,000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है जो हम कई देशों के साथ शेयर करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ में है ना। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में 4,096 किलोमीटर के समथिंग हम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और इसमें कौन कौन सी स्टेट हैं ये याद रखना, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाली हमारी कौन सी स्टेट है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल है या मिजोरम है। दूसरा कंट्री है चाइना। चाइना के साथ डायरेक्टली हम नहीं करते, और आई डोंट नो क्यों लिखते हैं हम लोग कि चाइना ऑटोनॉमस रीजन यानी तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, हम चाइना चाइना क्यों ऐसा लिखते हैं, और ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, राइट। तो ऑटोनॉमस जो रीजन है यानी तिब्बत के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, चाइना के साथ में नहीं, है ना। तो चाइना के साथ, या हम बात करें यहाँ तिब्बत के साथ में अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, है ना। पाकिस्तान के साथ में भी हमारा 3323 किलोमीटर है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK और लद्दाख। नेपाल के साथ में यहाँ पर आप देखें अफगानिस्तान है, भूटान और म्यांमार है। ये इनका थोड़ा सा सीक्वेंस में याद रखिए। सबसे कम हम बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ में, लद्दाख का जो हमारा रीजन है ना, वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वाला जो एरिया है। भूटान के साथ में हमारा 699 किलोमीटर है, लगभग 700 किलोमीटर का समथिंग है। अब याद रखना है कौन कौन सी स्टेट भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट हैं। और म्यांमार के साथ में भी हम बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट। ये यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा लंबी बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में, है ना। तो इतनी लंबी और डाइवर्स बॉर्डर को मैनेज करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हमने इस स्कीम को इसको लॉन्च किया है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट DOBM की, है ना। बॉर्डर मैनेजमेंट को और इफेक्टिव बनाने के लिए 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश किया गया या बनाया गया। हम बात करें इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं, अगर हम इसकी बात करें DOBM की, तो इंटरनेशनल लैंड एंड कोस्टल बॉर्डर को मैनेजमेंट, बॉर्डर पॉलिसिंग और गार्डिंग को स्ट्रेंथन करना, रोड्स, फेंसिंग और फ्लड लाइटिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना। ये मेनली बॉडी स्टैब्लिश ही की गई थी कि जो हमारा बॉर्डर है, विभिन्न देशों के साथ में मिलता हुआ बॉर्डर है, उनका मैनेजमेंट करना, इसीलिए इस बॉडी को स्टेब्लिश किया गया था 2004 में, इसी पर्पस के लिए। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पे DOBM के 2 डिवीज़न हैं। BM डिवीज़न 1 आप देखेंगे यहाँ पर, BM डिवीज़न 1 है ना, और BM डिवीज़न 2। तो BM डिवीज़न 1 का ये क्या काम है इसका, इस इमेज में आप समझिए। बॉर्डर मैनेजमेंट 1, BM 1 जिसको बोलते हैं, ये बॉर्डर गार्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करता है। इसके अंदर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट BIM स्कीम चलती है। साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट सेकंड, BM सेकंड है। मैंडेट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज। इसका काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है, जितनी भी स्कीम्स हैं ज़्यादातर उनको इम्प्लीमेंट करता है ये डिवीज़न इसका। जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम है, CSS है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, या लैंड पोस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो भी स्कीम चलती है उनको ये देखता है यहाँ पर, है ना। बॉर्डर एरियाज के डेवलपमेंट के लिए मेजर स्कीम्स कौन कौन सी हैं, अब वो हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। तो इंडिया स्मार्ट बॉर्डर फ्रंटियर अगर बात करें तो कितना हमारा यहाँ पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर है, 15,106 किलोमीटर, है ना। ऑपरेशनल जो लैंड पोर्ट अभी अगर बात करते हैं तो 15 हैं। सिक्योरिंग बॉर्डर थ्रू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमने चला रखा है। इसका क्या होता है, यूनिफाइड सिक्योरिटी बाय CAPF एक्ट 2026 को ये अभी पास किया। इसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका जो हमारी फोर्सेस हैं, डिफरेंट फोर्सेस हैं, है ना, उनके माध्यम से हम कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बॉर्डर एरियाज के लिए डेवलपमेंट के लिए जो मेजर स्कीम्स है, सबसे पहले बात करते हैं कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BADP, ये एक कोर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
दो तरह की स्कीम्स होती हैं, एक तो होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी जिसमें राज्यों का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ऐसी स्कीम को चलाते हैं, उनको बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड स्कीम्स रहती हैं, ऐसी स्कीम को हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों की स्पेशल डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करना, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाता है इसके अंतर्गत, है ना। यानी जहां बॉर्डर पर रहने वाले लोग खुशहाल और डेवलप्ड होंगे वहीं बॉर्डर भी ज़्यादा सिक्योर होगा। तो ये इसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे की, CSS की, यानी कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम। ये स्कीम कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को फिलहाल असिस्टेंस देती है ताकि कोस्टल सिक्योरिटी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, जैसे कोस्टल पुलिस स्टेशन है, पेट्रोल वे बोट्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर ये दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट स्कीम है, वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी ये टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड स्कीम है। ये इसका फेज 1 लॉन्च किया गया था 2023 में, आप लिखेंगे 2023 में पहला जो फेज इसका लॉन्च किया गया था, और सेकंड फेज अभी लॉन्च किया गया है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? बॉर्डर विलेज में बेटर लिविंग कंडीशन क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना, साथ ही बॉर्डर पॉपुलेशन को नेशन के साथ, राष्ट्र के साथ और मजबूती से जोड़ना, ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को कंट्रोल करना, बॉर्डर रेसिडेंट्स को बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के की आई और ईयर्स बनाना, यानी जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं अगर उन्हीं को देश का कान और आंख बना दिया जाए, है ना, आईज और ईयर्स बना दिया जाए, है ना, उन्हीं के साथ में अगर हम बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करके काम करें, तो क्या होगा कि जो बॉर्डर पर क्राइम होता है, इन्फिल्ट्रेशन होती है, स्मगलिंग होती है, उनको रोका जा सकता है, राइट। तो अगर बॉर्डर विलेज डेवलप्ड और पॉपुलेटेड रहेंगे तो इलीगल जो इन्फिल्ट्रेशन है और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को हम डिटेक्ट करना भी आसान हो जाएगा। जैसे आप लोग देखेंगे कि जो दूर दराज पर अरुणाचल प्रदेश है या हमारे जो हिमाचल प्रदेश है ना, उत्तराखंड है, तो दूर दराज में रहने वाले जो लोग थे जनरली अभी क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र उसको छोड़कर, है ना, राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे थे शहरों की तरफ। इससे क्या हो रहा था कि बॉर्डर पर निगरानी करना और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था, क्योंकि अगर लोग लोकल जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि एक इंफॉर्मेशन की तरह भी काम करते हैं, सरकार को सचेत भी करते रहते हैं अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज दिखाई देती है। और चाइना ने क्या किया इसके एवज में, बहुत सारे अब इंडिया के बॉर्डर पर बहुत सारे विलेज बसाना चालू किया इसी के लिए, और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे विलेज वहाँ से खाली होते चले। तो सरकार ने ये जो वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसके माध्यम से क्या किया कि जो विलेजेस लोग हैं बॉर्डर पर उनको फैसिलिटेट करने के लिए, हर तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध कराने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, राइट। होप्सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो वाइब्रेंट विलेज एसिमिलेशन मैकेनिज्म है ये, बेटर लिविंग कंडीशन, एडिक्वेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, अगर वहीं पर उनको रोजगार मिल जाए, है ना, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, तो वो क्यों छोड़कर आएंगे। पानी का पानी, जो पीने का पानी है, पोर्टेबल वाटर है, अगर अवेलेबल हो, एजुकेशन अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ये ग्रामीण जो क्षेत्र है उनको खाली कर नहीं आएंगे। इसका फेज 1 और हमने बात की 2023 में स्टार्ट किया, 2024 में इसका जो सेकंड फेज है ना। तो स्ट्रेटेजी का आउटपुट क्या है? सिटीजन्स एज द आईज एंड ईयर्स ऑफ बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, है ना। तो जैसे आप लोगों को याद है कि पाकिस्तान ने जब भारत पर अटैक करने वाला था, तो उस समय हमारे वहाँ पर जो जैसे पशुपालन करने वाले लोग थे, उन्होंने सरकार को क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, है ना। तो ये इस तरीके का काम भी करते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये आपको थोड़ा सा देखना है यहाँ पर कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, BIMS, BADP सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, CSS जो अभी हम बात की थी फेज बेस्ड फंडिंग है, BBP है ना, विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये आपको याद रखना है।
बात करते हैं अब यहाँ पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026। ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस किया है, आप लोग चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसको डिटेल में डिस्कस किया था, क्यों सरकार इसको लेकर आई है, तो यहाँ पर इसका रेफरेंस क्यों है ये भी हम लोग समझते हैं। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026, ये 2026 में गवर्नमेंट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एक्ट इसको पास किया था। इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम बात करते हैं। पहले क्या है, अलग अलग सीएपीएफ्स के लिए अलग अलग रूल्स थे, अब उन्हें एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क में लाया गया है। ये एक्ट किन फोर्सेस पर लागू होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है सीएपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी या एसएसबी है ना। ये पांचों को इस एक्ट के अंतर्गत लाया गया। इस एक्ट के प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं कि आईजी रैंक के 50% पोस्ट डेपुटेशन से भरे जाएंगे। डेपुटेशन से मतलब होता है कि यहाँ पे 50% जो आईजी रैंक है वो जो डेपुटेशन पर आईपीएस ऑफिसर्स जाते हैं उनके माध्यम से भरे जाएंगे, और 50% इंटरनल जो इनका अपना जो पर्सनल हैं उनसे भरे जाएंगे, राइट। दूसरा है एडिशनल डीजी रैंक के कम से कम 67% पोस्ट डेपुटेशन से भरे जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है 67% पोस्ट डेपुटेशन से होंगे, और स्पेशल डीजी और डीजी के पोस्ट एक्सक्लूसिवली डेपुटेशन से भरे जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें तीनों याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पे 50% जो आईजी रैंक की पोस्ट हैं वो डेपुटेशन से भरे जाएंगे, आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह रहेंगे यहाँ पर, और एडिशनल डीजी रैंक के कम से कम 67% डेपुटेशन से होंगे। यहाँ पर भी आईपीएस ऑफिसर दिखाई देंगे, और स्पेशल डीजी और डीजी के पोस्ट एक्सक्लूसिवली डेपुटेशन से भरे जाएंगे। यानी इन जो फोर्सेस हैं, अभी ये इशू भी था और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर रिपीटिशन भी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये डायरेक्शन दिया था कि धीरे धीरे क्या करना है, प्रोग्रेसिव तरीके से जो डेपुटेशन पे आईपीएस ऑफिसर को भेजा जाता है इन फोर्सेस में, सीएपीएफ वगैरह में, वहां पर रिड्यूस करना है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने और मजबूती प्रोवाइड कर दी इस पर, राइट। तो मजबूती क्यों प्रोवाइड की, इसके पीछे का कारण है कि देखिए हम जब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में काम करेंगे तो ऑब्वियस बात कंसर्न्स हैं, जो हमारे सीएपीएफ्स हैं उनके भी कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करना सरकार की जिम्मेदारी भी है। साथ में हमको देखना है इंटरनल हमारी सिक्योरिटी, है ना। जैसे आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जनरली क्या होता है कि वो स्टेट में काम करते हैं। अब आईपीएस ऑफिसर के डेपुटेशन पे इन फोर्सेस के साथ में जाते हैं, तो एक इंटीग्रेटेड हम क्या करते हैं अप्रोच दिखाई देती है ना, स्टेट के साथ मिलकर काम करने का। लेकिन जो अदर चैलेंजेस हैं इसको लेकर वो भी हमको यहाँ पे एड्रेस करने की ज़रूरत है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो कनेक्शन है इस केस से रिलेटेड ये क्या था, ये एक्ट 2023 में 2025 के सुप्रीम कोर्ट के उस डायरेक्शन के विपरीत माना जा रहा है जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स की डेपुटेशन को धीरे धीरे कम करने की बात कही गई थी, है ना। तो होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी, और यहाँ पर ये जितने भी फोर्सेस हैं इनको भी इंटीग्रेट तरीके से यहाँ पर बेसिकली लाया जा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था 2023 में, मैंडेट किया गया कि डायरेक्ट द सेंटर टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द डेपुटेशन ऑफ आईपीएस ऑफिसर इन द सीएपीएफ। ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन, सरकार ने क्या कर दिया यहाँ पर एक्ट को लेकर आई सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026, और इसको इफेक्टिव बनाया गया। तो यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर्स वर्सेस यहाँ पर आप देखेंगे तो सीएपीएफ हो गया था, ये डिस्प्यूट चला भी, अभी चल भी रहा है थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर और सरकार ने इसको सेंट्रलाइज कर दिया, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा दी। अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एमसीक्यूज देख लेते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द यूटीज। पहला ये है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर्स विद चाइना, है ना, और विनिमय फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये तो ठीक है, थर्ड वन अगर हम बात करते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये नहीं है। ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, हमने ऊपर देखा था। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं,
है ना। वेस्ट बंगाल डायरेक्टली चाइना के साथ यानी तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या होगा ए। अब देखिए अगर यहाँ पर सिंपली अगर हम बात करें तो विनिमय के रिगार्डिंग अगर आपसे पूछता है, जैसे मेंस में क्वेश्चंस रहेंगे तो वहाँ पर पूछेगा कि विनिमय क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है देश के जो इंटरनल सिक्योरिटी उसके पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर सिंपल आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो देना है और विनिमय का सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पर बताएं कि इंडिया शेयर्स ओवर 15,000 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर्स विद मल्टीपल कंट्रीज, है ना, ऑपरेट्स 15 लैंड पोर्ट्स हैंडलिंग ग्रोइंग वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड एंड पैसेंजर मूवमेंट। ट्रेडिशनल सिस्टम्स वर कैरेक्टराइज्ड बाय द, जो ट्रेडिशनल हमारा जो सिस्टम है उसमें क्या है, आपको फ्रेगमेंटेड एजेंसी कोऑर्डिनेशन, एक्सेसिव पेपर वर्क दिखाई देता है, लॉन्ग कार्गो क्लियरेंस टाइम, यानी जो कार्गो क्लियरेंस सिस्टम है हमारा उसमें बहुत टाइम लगता है, सिक्योरिटी वनरेबिलिटी दिखाई देती है, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है जिसकी वजह से। तो विनिमय एड्रेस दी चैलेंजेस थ्रू डिजिटाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ये जितने भी चैलेंजेस हैं इनको क्या करते हैं, विनिमय एक सिस्टमेटिक तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करता है। यहाँ पर विनिमय के की फीचर्स की बात करें, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो दिखाई देता है, रियल टाइम इंटर एजेंसी इंटीग्रेशन, तो बहुत सारी एजेंसी अब इसमें मिलकर काम करेंगी, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये दिखाई देता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूएडीआई, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है। ये आपको जितनी भी एजेंसीज हैं तो ये अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड तरीके से यहाँ पर काम करेंगे एक साथ मिलकर। यहाँ पर आप देखेंगे ANPR बेस्ड गेट ऑपरेशन है, यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन इनेबल्स फास्टर व्हीकल्स क्लियरेंस। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होगा व्हीकल्स पर, वो प्लेट इस तरह की प्लेट लगी होंगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, तो व्हीकल्स को फिर तुरंत क्लियरेंस हो जाएगा। यहाँ पर पेपरलेस प्रोसेसिंग होगी, बढ़ेगी, एंड टू एंड डिजिटल वर्क फ्लो बढ़ेगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं इसका, तो पॉजिटिव डायमेंशन देखें तो इससे नेशनल सिक्योरिटी को हम एनहेंस कर पाएंगे। तो विनिमय क्या करेगा, स्ट्रेंथन बॉर्डर गवर्नेंस, ये बॉर्डर गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेगा, किसके माध्यम से, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती है उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से, इम्प्रूव्ड डिटेक्शन ऑफ इलीगल माइग्रेशन एंड स्मगलिंग, बेटर इंटेलिजेंस शेयरिंग अमंग एजेंसी, क्रिएशन ऑफ डिजिटल ऑडिट ट्रेड्स, ये आपको ट्रेल्स दिखाई देगा। This aligns with the concept of the comprehensive border management, where security is achieved through the technology rather than the solely physical barriers। ये सब देखिए, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब क्या होगा, रिड्यूस ट्रक वेटिंग टाइम्स कम हो जाएगा, फास्टर कस्टम्स क्लियरेंस होंगे, है ना, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, और इम्प्रूव्ड रीजनल कनेक्टिविटी, है ना। इसके साथ में द इनिशिएटिव सपोर्ट्स PM गति शक्ति जो स्कीम है सरकार की, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इंडिया एस्पिरेशन टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, स्ट्रेंथनिंग एक्ट ईस्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसको भी ये स्ट्रेंथन करता है ना। जैसे बांग्लादेश के साथ में हमारा लैंड पोर्ट्स हैं, ये गेटवे टू बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। और नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस एंड डिजिटल इंडिया। विनिमय रिफ्लेक्ट्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी, डेटा है ना ड्रिवन गवर्नेंस। अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसको देखेंगे तो कंसर्न्स एंड लिमिटेशंस भी दिखा देते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी रिस्क है यहाँ पर, डेटा ब्रीच, साइबर एस्पिनोज और रैंसमवेयर अटैक्स है, फॉरेन इंटरफेरेंस है, ये सब चीज़ें भी दिखाई देती हैं एज। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, रॉबस्ट साइबर रेजिलेंस बिकम क्रिटिकल, ये यहाँ पर क्रिटिकल हो जाता है। प्रिवेसी एंड सर्विलेंस कंसर्न्स भी हैं, डेटा प्रोटेक्शन, कंसेंट, सर्विलेंस, ओवररीच, कंप्लायंस विद प्राइवेसी सेफगार्ड्स, है ना। तो ये सब चीज़ें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप दिखाई देता है अभी हमारे भारत में, ये ऑब्वियसली चैलेंजेस कंसर्न है। कैपेसिटी एंड कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस है, जैसे ट्रेनिंग पर्सनल, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, चेंजेस मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस स्पोर्ट्स, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे। जियो पोलिटिकल एंड बॉर्डर स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट, ये आप देखेंगे यहाँ पर मेंस के पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पर ये बनाया है। देखिए यहाँ कंक्लूजन भी दिया है हालांकि। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक तो GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से पर्सपेक्टिव से ही आपसे पूछा जाए यहाँ पे, जैसे टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर इन बॉर्डर मैनेजमेंट,
In this context, examine the significance of विनिमय in enhancing India's border security and governance. तो आपको यहाँ पे बात करना है विनिमय के सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग कि कैसे ये इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी और गवर्नेंस को एनहेंस करेंगे, है ना। टेक्नोलॉजी आजकल जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट में कैसे काम कर रही है और इसका क्या उपयोग है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा सिग्निफिकेंस, एनहेंस सिक्योरिटी, इंटीग्रेटेड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंट बॉर्डर ऑपरेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन। यह 4 से 5 पॉइंट है। दूसरा देखिए यहाँ क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से, इंटरनल सिक्योरिटी प्लस गवर्नेंस मिलाकर आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, है ना। जैसे क्रिटिकली एनालाइज हाउ विनिमय कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द transition from traditional border guarding to smart border गवर्नेंस इन इंडिया, डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि क्या चैलेंजेस कंसर्न है, वो भी देखेंगे, है ना। और एक तीसरा यहाँ पर और क्वेश्चन देखते हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन है। और एक और जैसे देखें यहाँ पर कई मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने बनाए यहाँ पे, तो जीएस पेपर 2 और 3 से इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे कि विनिमय रिफ्लेक्ट द कन्वर्जेंस ऑफ डिजिटल गवर्नेंस, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, इवेल्युएट द स्टेटमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इंडियाज इवॉल्विंग बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। तो ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन, इसके आंसर्स एक बार जस्ट गो थ्रू, राइट। और ये पीडीएफ हम अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। होप्सो कि ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पसंद आई होंगी और चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। तो दोस्तों आज हमने समझा कि कैसे विनिमय और एलएमपीएस इंडिया के लैंड बॉर्डर को डिजिटल और स्मार्ट बनाने की तरफ एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। हमने जाना कि एलपीएमएस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझा यहाँ पर, साथ ही लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रोल क्या है वो भी देखा। बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट की मेजर स्कीम्स को भी यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एक्ट 2020 की इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को भी यहाँ पे हमने देखा, राइट। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सिंपल और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही यूपीएससी, पॉलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक को हम इजी वे में समझेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।